कावेरी जी अपनी बेटी पूनम के साथ बाहर आंगन में बैठी थी। तभी कमरे के अंदर से बेटे और बहू की तेज सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई। तो दोनों के चेहरे पर बनावटी चिंता पर आंखों में छिपी उत्सुकता साफ झलक रही थी। लेकिन सच तो ये था कि बेटे बहू का झगड़ा उनके दिल को सुकून दे रहा था। तभी अंदर से अचानक उनके बेटे संजय की तमतमाई हुई आवाज गूंजी। अरे, नौकरी करती हो तो क्या कोई पहाड़ तोड़ने का काम करती हो? तुमने तो ये रोज रोज का नाटक ही बना लिया है। और ऐसा दिखाती हो कि जैसे तुम इस घर की अकेली करता धरता हो। अरे, छोटी सी नौकरी है तुम्हारी, तुम कोई पहाड़ तोड़ने का काम नहीं करती। सुनीता, जो अब तक खुद को संभाले बैठी थी, उसकी बात सुनकर तिलमिला उठी और पलट कर बोली, तो तुम भी कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो संजय? दिन भर दोस्तों के साथ घूमने, शाम को घर आकर हुक्म चलाना, यही तुम्हारी नौकरी है। ये सुनकर संजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा जुबान मत चला। तुम्हारी नौकरी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं है। इस छोटी सी तनख्वाह के लिए तुमने घर को ताक पर रख दिया है, एक छुट्टी तक नहीं लेती। अरे, मेरी बहन घर आई हुई है, माँ सामने बैठी है, और तुम ऐसे अकड़ रही हो जैसे घर तुम्हारे पैसे से चल रहा हो। उसकी आवाज में आरोपों की धार थी। वो रुका नहीं और भी जहर उगलते हुए बोला, कल को माँ नहीं रहेगी तो क्या होगा? तुम तो मेरी बहन की इज्जत भी नहीं करोगी। तुम्हें अपनी नौकरी इतनी प्यारी है तो यहाँ रहने की जरूरत ही क्या है? बाहर खड़ी माँ बेटी ये सब सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। कावेरी जी ने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाई और धीमी आवाज में अपनी बेटी से बोली, देखा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत दिनों से ये अकड़ में थी, अब मजा आ रहा है। पूनम ने भी मुंह तिरछा करके ऐसी हंसी हंसी मानो किसी की हार उसके लिए जीत बन गई हो। लेकिन सुनीता का सब्र अब टूट चुका था। उसने ऊंची आवाज में शब्दों को चाबुक की तरह फेंकते हुए कहा, हाँ, तुम सही कहते हो, मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। ये नौकरी मेरा स्वाभिमान है, मेरा आत्मसम्मान है। जिससे मेरी और मेरी मेहनत की कदर नहीं, उसके साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। उसके शब्दों में अब डर नहीं, बल्कि एक ठोस फैसला था। संजय ने ठहाका लगाकर कहा, हाँ हाँ, तो चली जाओ। तुम्हारे बिना क्या घर नहीं चल सकता? क्या तुम्हारी सैलरी से ही सबका पेट भरता है? और वैसे भी मैं देखता हूँ तुम्हें तुम्हारे मायके में कौन रखेगा। ये सुनकर सुनीता तिलमिला गई। बस, फिर क्या था? उसने झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी माँ बेटी को देखकर वो एक पल को ठिठक गई। कावेरी जी ने बनावटी घबराहट दिखाते हुए कहा, हम तो बस देखने आ रहे थे कि इतना क्यों झगड़ रहे हैं। अरे, जरा शर्म है कि नहीं? इतनी जोर से चिल्ला रहे हो कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है। उनके शब्दों में उपदेश था, लेकिन आंखों में कोई पछतावा नहीं। कावेरी जी बोलती रही, मगर सुनीता के कदम रुके नहीं। वो बिना कुछ कहे रसोई में गई, एक गिलास पानी पिया, जैसे खुद को संभाल रही हो, और फिर सीधे कमरे में आकर अपने बैग में कपड़े रखने लगी। कपड़ों की आवाज कमरे की खामोशी को और भारी बना रही थी। ये दृश्य देखकर कावेरी जी की भौहें तन गई। उन्होंने तुरंत आंखों से संजय को इशारा किया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, संजय भी पीछे पीछे आ गया। बाहर आते ही कावेरी जी ने दबी आवाज में कहा, ये महारानी कहाँ जा रही है? अरे, मैंने तो तुझे इसे सबक सिखाने को कहा था, घर से निकालने को थोड़ी कहा था। धमकी तक ठीक था, लेकिन ये तो सच में जा रही है। घर कौन संभालेगा? संजय ने झुंझलाकर कहा, माँ, मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा था। अब बीच में मत बोलिए। इसे समझना चाहिए कि घर कैसे चलता है। तभी पूनम ने भी बात में नमक डालते हुए कहा, माँ, जाने दीजिए ना, भाई कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। आखिर इस महारानी की अकल को ठिकाने जो लगाना है। अंदर कमरे में सुनीता बैग में कपड़े रखती रही और बाहर तीनों के शब्द हवा में गूंजते रहे। कुछ देर में ही सुनीता बिना पीछे मुड़े अपना बैग कंधे पर डालकर मायके चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज ऐसी थी जैसे घर के भीतर जमा हुआ सारा जहर इस एक झटके में बाहर निकल गया हो। कुछ पल तक घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर वही खामोशी कावेरी जी की झुंझलाहट भरी आवाज से टूट गई। देखा, चली गई ना। अरे, छुट्टी करने की ही तो बात थी। कावेरी जी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तू तो सुबह सुबह ऑफिस निकल जाएगा, फिर मैं क्या अकेले इस पूरे घर को संभालूंगी? बहू के जाने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां भी चली जाती हैं। उनकी आवाज में चिंता कम और शिकायत ज्यादा थी।
संजय ने कुर्सी पर धड़ाम से बैठते हुए कहा, माँ, आप ही तो रोज कहती थी कि पूरे दिन स्कूल चली जाती है और घर का कोई काम नहीं करती। अब जब चली गई है तो आपको राहत मिलनी चाहिए। ये सुनते ही कावेरी जी एक पल को अटक गई, फिर हकलाकर बोली, अरे मैं तो बस ऐसे ही कह देती थी। मेरा मतलब था कि वो नौकरी छोड़ दे या छुट्टी कर ले। तू तो उसका पति है, उससे कहना चाहिए था कभी कभी घर को भी समय दे। मैंने थोड़े ही कहा था कि उसे भगा दे। और सुन, अब ज्यादा समझदार मत बन। घर की औरत घर छोड़कर चली जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने में पूनम ने बीच में कूदते हुए कहा, अरे माँ, जो हुआ अच्छा हुआ है। वो रोती रहती थी तो मैं और आप कितना संभल संभल कर बोलते थे। आवाज भी धीमी रखनी पड़ती थी, जैसे कोई पराया बैठा हो। अब हमारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। अब तो खुलकर सांस ले सकते हैं। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। तभी कावेरी जी ने पूनम की तरफ देखते हुए कहा, अब तू ही तो कह रही थी कि जब तू आती है तो भाभी छुट्टी क्यों नहीं करती। तू ही तो चाहती थी कि वो घर में रहे और तेरी सेवा में लगी रहे। और अब जब वो चली गई है तो खुश हो रही है। तू ही तो कहती थी कि मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं। अब आराम भी चाहिए और काम भी कोई और करे। ये कैसी अकल है। पूनम ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। काम भी हो जाएगा माँ, इतना कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। अच्छा हुआ जो चली गई। देखते हैं उसके मायके वाले उसे कितने दिन रख पाते हैं। नौकरी का घमंड है ना, उतर जाएगा। चलो भैया, उसने अचानक अंदाज बदला, मुझे अलमारी की चाबी दे दो। मैं भी तो देखूं, वो अलमारी में क्या क्या छुपा कर रखती थी। बार बार ताला लगा देती थी, जैसे इस घर में कोई चोर बैठा हो। संजय उठा और कमरे में जाकर अलमारी की चाबी ढूंढने लगा, लेकिन चाबी नहीं मिली। कुछ देर बाद वो बाहर आया और बोला, पूनम, चाबी नहीं मिल रही है। लगता है वो चाबी अपने साथ ही ले गई है। ये सुनते ही कावेरी जी की आंखों में जैसे आग सुलग गई। क्या? उन्होंने चीखते हुए कहा, चाबी ले गई? किस हक से? अलमारी में क्या उसकी जायदाद है? इस घर में बेटे का भी सामान है, मेरा भी है। ऐसे कैसे ताला लगाकर चली गई? फिर उन्होंने संजय की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तूने उसे चाबी ले जाने क्यों दी? पति होकर भी इतना बेबस हो गया? पूनम ने भी गुस्से में कहा, भैया, ये तो हद हो गई। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अभी फोन लगाइए और चाबी मंगाइए। उसे समझाइए कि यह उसका मायका नहीं है कि जो चाहे उठा ले जाए। संजय ने झल्लाकर फोन उठाया और सुनीता को कॉल किया। एक बार, दो बार, तीन बार फोन बजता रहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फोन नहीं उठा रही। उसने खींच कर कहा, अब तो कावेरी जी सचमुच माथा पीटने लगी। ना जाने मेरे नसीब में कैसी बहू लिखी थी। खुद तो चली गई, ऊपर से घर को भी बंद करके चली गई। पता नहीं ये क्या दिखाना चाहती है। मायके जाकर जहर भरेगी सबके कनों में और यहाँ हमें बदनाम करके छोड़ेगी। इतने दरवाजे के बाहर से आवाज आई, कावेरी, अंदर हो कि नहीं? ये पड़ोसन शारदा की आवाज थी। आवाज सुनते ही कावेरी जी की आंखें फैल गई। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, लो, अब ये भी आ गई। लगता है मोहल्ले में खबर फैल गई है। शारदा के आने का मतलब साफ है, पूछताछ करने आई है। ये तो पूरे मोहल्ले की रिपोर्टर है। फिर उन्होंने संजय की तरफ देखकर कहा, देखो, बहू के जाते ही तमाशा शुरू। पूनम ने होंठ सिकोड़कर कहा, चलो माँ, मैं और आप ही चलते हैं। देखते हैं क्या पूछती है। इसे भी कुछ मसाला चाहिए होगा। संजय ने गुस्से में कहा, आप दोनों इस रिपोर्टर को संभालो। मैं इधर सुनीता को फोन करता हूँ। चाबी ले जाने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? जैसे ही कावेरी जी और पूनम बाहर की ओर बढ़ी, संजय ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर से फोन मिलाया। उधर दरवाजे पर शारदा जी खड़ी थी और इधर कमरे के भीतर संजय का गुस्सा बढ़ रहा था। घर के हर कोने में तनाव फैल चुका था और साफ था कि आग अभी बुझने वाली नहीं है। उधर सुनीता ने बैग ऑटो में रखा तो बैठते ही जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में चली गई। सड़क के दोनों ओर भागते नजारे उसकी आंखों के सामने थे, मगर उसका मन पीछे छूटे उन्हीं शब्दों में उलझा हुआ था, जो आज नहीं तो हर 15 दिन में उसके कानों में जहर की तरह घुले जाते थे। ऑटो की खड़खड़ाहट के बीच भी उसे साफ याद आ रहा था कि कैसे पूनम के आने का मतलब होता था तनाव, ताने और उसकी नौकरी पर बार बार उठती उंगलियां। हर 15 दिन में पूनम का वही ड्रामा। माँ, भाभी कहाँ है? मैंने कहा था ना, जब मैं आऊं तो भाभी घर पर होनी चाहिए। और कावेरी जी का वही जवाब, अरे मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन वो सुनती कहाँ है।
नौकरी के पीछे ऐसी पड़ी रहती है जैसे घर कोई मिनिस्टर हो। इस बार तो पूनम ने आने से पहले ही फोन पर फरमान सुना दिया था। माँ, भाभी से साफ कह देना, छुट्टी ले ले। मैं कुछ दिन सुकून से रहना चाहती हूँ, ढंग का खाना खाना चाहती हूँ। लेकिन जब पूनम आई और सुनीता घर पर नहीं थी, तो वो और भड़क गई। कावेरी जी ने भी जैसे तय कर लिया था कि आज बहू को सबक सिखाकर ही दम लेंगी। 4 बजे सुनीता स्कूल से लौटी, तो बैग उतारने का मौका तक नहीं मिला कि कावेरी जी ने तीखी आवाज में कहा, बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि जब ननद आए तो घर पर रहा कर। इस छोटी सी नौकरी के लिए ऐसे भागती है जैसे लाखों कमाती हो। अरे, आज मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रही है, कल को मेरे बात क्या करेगी? मेरी बेटी की कदर भी नहीं करेगी। पूनम भी पीछे नहीं रही, उसने कुर्सी से बैठे बैठे ही ताना मारा, भाभी, मेरे आने पर आप छुट्टी क्यों नहीं करती? लगता है आपको अपनी ननद की कोई इज्जत ही नहीं है। कावेरी जी ने तुरंत हामी भरी, अरे, हमारे जमाने में ननद आती थी तो बहुएं सारा गम छोड़कर ननद की सेवा करती थी, और एक ये है, नौकरी के आगे इसे कुछ सोचता ही नहीं है। ये सुनकर सुनीता का धैर्य टूट गया। उसने थके मगर सख्त स्वर में कहा, मां जी, मैं कितनी बार छुट्टी कर सकती हूँ? ये भी तो सोचिए, बार बार छुट्टी करूंगी तो नौकरी चली जाएगी। दीदी तो हर 10 दिन में आती है, तो क्या मैं हर 10 दिन में छुट्टी लूं? इतना सुनते ही माहौल और गर्म हो गया। पूनम चिल्ला उठी, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती तुम्हारी है और जुबान इतनी तेज। मेरी माँ से मेरे सामने बहस कर रही हो तो मेरे पीछे क्या करती होगी? यही इज्जत है इस घर में? सुनीता ने तुरंत पलट कर कहा, दीदी, बात मत घुमाइए। मुद्दा छुट्टी का है और मैं छुट्टी नहीं कर सकती। मेरी भी कोई पहचान है। कावेरी जी ने जहरीली नजरों से देखते हुए कहा, तेरी नौकरी से घर नहीं चलता। आज आने दे संजय को, मैं तेरी नौकरी छुड़वा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ। मां जी, कौन मेरी नौकरी छुड़वाता है? सुनीता ने ठंडे मगर चुनौती भरे स्वर में कहा और कमरे में चली गई। उस दिन उसने न खाना खाया, न किसी से बात की। शाम को चाय बनाई, दोनों को थमाई और अपनी चाय लेकर चुपचाप कमरे में बंद हो गई। बाहर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से कहती रही, देखा, कितना नाटक कर रही है। शाम को संजय आया तो कावेरी जी ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। तेरी महारानी को छुट्टी नहीं करनी। कौन सी प्रधानमंत्री है? इसकी तनख्वाह से घर चलता है क्या? जितनी शिद्दत से नौकरी करती है, उतनी शिद्दत से ननद की सेवा कर लेती तो क्या बिगड़ जाता? संजय के भीतर जमा गुस्सा फूट पड़ा और वो कमरे में जाते ही सुनीता पर बरस पड़ा। बहस तेज होती चली गई और बाहर माँ बेटी कान लगाकर हर शब्द सुनती रही। ऑटो में बैठे बैठे सुनीता इन्हीं बातों में डूबी थी कि अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर संजय का नाम चमक रहा था। उधर घर में शारदा देवी आ धमकी थी, कावेरी, आज तेरी बहू को अकेले जाते देखा, क्या बात है? अब तो कावेरी जी घबरा गई। अरे, उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए गई है। शारदा ने तुरंत टोका, तो बेटा घर में था, वो साथ क्यों नहीं गया? ऐसे समय में तुमने बहू को अकेले क्यों जाने दिया? अब कावेरी जी झल्ला उठी, शारदा, अपने घर से मतलब रखो। मेरी बहू कहीं भी जाए, तुम्हें क्या मतलब? इतना सुनते ही शारदा जी मुंह बनाकर चली गई। दरवाजा बंद होते ही कावेरी जी बोली, पूनम, जा चाय बना ले। सर, दर्द हो गया है। पूनम ने झल्लाकर कहा, माँ, सर में दर्द तो मुझको भी हो रहा है, अब चाय बनाना तो मुझसे भी नहीं होगा। कावेरी जी भड़क उठी, अरे, तू तो अपने घर चली जाएगी, मगर मुझे तो चाय वही देगी। तभी पूनम ने मुंह बनाकर कहा, माँ, मैं भैया से कहती हूँ चाय बनाने को। ये कहकर पूनम जब संजय के कमरे के बाहर पहुंची तो अंदर से उसकी आवाज आई, सुनीता, अब तुम तब तक मत आना जब तक मैं ना कहूं। रोज रोज के झंझट से मैं भी थक गया हूं। पूनम को बस आराम चाहिए, तुम क्यों उसकी खातिर छुट्टी करोगी? ये सुनते ही पूनम का चेहरा तमतमा गया। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कावेरी जी भी दौड़ी आई। दरवाजा खुला तो पूनम चिल्लाई, मैंने सब सुन लिया। तुम दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। संजय हक्का बक्का रह गया। कावेरी जी ने कभी बेटे को देखा, कभी बेटी को, फिर बिना कुछ कहे ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। घर में सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी था। पूनम बार बार कावेरी जी से कह रही थी, लेकिन कावेरी जी सोफे पर चुपचाप बैठ गई। तो कमरे में पसरा सन्नाटा और भी भारी हो गया। उनकी खामोशी में बहुत कुछ उबल रहा था।
मगर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। यही खामोशी पूनम को दुख गई। वो तुनक कर बोली, अब चुप क्यों हो गई माँ? अपने बेटे को कुछ कहती क्यों नहीं? पहले तो बहू ही काम की नहीं थी। अब तो आपका बेटा भी पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। घर में आपकी कोई सुनता ही नहीं। पूनम के शब्दों में जहर था, मगर इस बार संजय चुप रहने वाला नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा, पूनम, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं रोज रोज तेरी वजह से अपनी पत्नी को परेशान नहीं कर सकता। तू चाहती क्या है? कि हमारे बीच हर वक्त लड़ाई होती रहे? उसने एक गहरी सांस ली और फिर कड़वाहट से बोला, और हाँ, मुझे सब पता है। जब मैं और सुनीता लड़ रहे थे, तुम और माँ बाहर खड़ी होकर मजे ले रही थी। तू कैसी बहन है जो भाई का घर टूटता हुआ देखकर खुश हो रही थी? पूनम का चेहरा तमतमा गया। उसने तुरंत माँ की तरफ देखा और शिकायत भरे स्वर में बोली, देखो माँ, भाई मुझसे किस तरह बात कर रहा है। मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई गैर नहीं। इतना सुनते ही कावेरी जी अचानक खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर गुस्सा और पछतावा एक साथ उभर आया। उन्होंने बिना एक पल सोचे पूनम के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज गई। तू बिल्कुल सही कर रहा है संजय, कावेरी जी कांपती मगर कठोर आवाज में बोली, और मुझे भी यही करना चाहिए था, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं अब तक चुप रही। फिर उन्होंने आंखों में आंसू और आवाज में मजबूती के साथ कहा, अच्छा हुआ, मुझे समय रहते समझ आ गया। उन्होंने संजय की ओर मुड़कर कहा, संजय, तू अभी इसी वक्त जाकर सुनीता को लेकर आ, और इसको। इतना कहकर उन्होंने पूनम की ओर उंगली उठाई। इसको तो मैं देख लूंगी। ये हमारे घर में आग लगाने आई थी और आग लगा भी रही थी। इसे जरा भी शर्म नहीं आई भाई भाभी का घर तोड़ते हुए। कावेरी जी का लहजा और तीखा हो गया। मैं कब से कह रही थी कि बहू का जाना अच्छा नहीं हुआ, मगर ये तो खुश हो रही थी। अरे, जो अपनी माँ के लिए चाय तक नहीं बना सकती, वो और क्या करेगी? उनकी आवाज भर आ गई। मैंने हमेशा बहू पर उंगली उठाई, मगर आज पहली बार अपने गिरेबान में झांका है। मेरी बहू ने जितना इस घर के लिए किया, उतना कोई नहीं कर सकता। बस मुझे समझने में देर हो गई। माँ की ये बातें सुनकर संजय की आंखें नम हो गई। उसने बिना देर किए सुनीता को फोन लगाया। उधर ऑटोमेटिक सुनीता ने जब संजय की बदली हुई आवाज सुनी, तो एक पल को चुप रह गई। संजय ने भारी मन से कहा, सुनीता, वापस आ जाओ। सुनीता ने ऑटो वाले से लौटने को कहा और कुछ ही देर में घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही कावेरी जी उसके सामने आ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे समझा नहीं, तेरी मजबूरी नहीं देखी। मैं ही गलत थी। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप सर झुका लिया। उसी वक्त पूनम गुस्से में अपना बैग उठाकर बोली, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। अब यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। इतना कहकर बिना पीछे देखे घर से निकल गई। पूनम के जाते ही कावेरी जी ने सुनीता का हाथ थाम लिया और पहली बार महसूस किया कि सच को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। उन्होंने तुरंत अपनी बहू से माफी मांगी। सुनीता अब संजय की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी कि आज एक झूठे नाटक ने किस तरह से घर को बचा लिया है। आंखों ही आंखों में वो संजय को धन्यवाद दे रही थी, जिसने बंद कमरे में इशारों से कहा था कि तुम सच में चली जाओ। तभी इन दोनों को अकल आएगी, और कावेरी जी को सचमुच समय रहते अकल आ गई। तो दोस्तों, सुनीता का सबक आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।